देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या आपने कभी सोचा है कि तीसरा विश्व युद्ध किस वजह से लड़ा जाएगा? तीसरा विश्व युद्ध दरअसल कहां लड़ा जाएगा? इन सवालों के जवाब आइए आज तलाशने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मिडिल ईस्ट के देश यानी गल्फ कंट्री एक दूसरे के तेल टैंकर्स पर अटैक करते हैं। ये हमले क्यों किए जाते हैं? इन हमलों के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश होती है और क्यों हमेशा तेल टैंकर्स को निशाने पर लिया जाता है? क्या इस तरह के हमलों के पीछे भी अमेरिका, चीन और रूस का अहम रोल है? क्या है ये पूरा खेल? आइए इसे आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारी टेली सीरीज ऑयल फील्ड सेंटर ऑफ ब्लडबाथ के पहले एपिसोड में गल्फ क्यों है बैटल ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। 14 जून 2019 हरमुज स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान। 2 तेल टैंकर्स धू धू कर चलने लगे। काला धुआं आसमान पर उठने लगा। अमेरिका के मित्र देश सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स पर आधी रात को हमला ओमान की खाड़ी के हरमुज जलडमरू मध्य के पास हुआ था। सवाल ये था, यह हमला क्यों हुआ, किसने किया और क्यों किया? तेल टैंकर पर हमले के लिए अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जिसे रूहानी सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका अड़ गया। अमेरिका ने रात के वक्त का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि रूहानी आर्मी ने दोनों तेल टैंकर्स को घेरकर विस्फोटक फिट किए और फिर धमाका कर दिया। जुलाई 2019 2 ब्रिटिश जहाज अगवा। ब्रिटिश झंडे लगे तेल टैंकर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है। हेलीकॉप्टर नीचे आता है, फिर उससे एक एक कर कमांडो नीचे उतरने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पीड बोट 23 क्रू मेंबर वाले तेल टैंकर को घेर लेती है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले कमांडो और स्पीड बोट ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हैं। इनका निशाना था अमेरिका का दोस्त ब्रिटेन। तेल टैंकर को अगवा कर बंदर अब्बास बंदरगाह ले जाया गया। सत्ताईस जुलाई 2019 अरामको ऑयल रिफाइनरी। सऊदी अरब के बकीक और खुरैस में अरामको की ऑयल रिफाइनरी धू धू कर जल उठी। हमला इतना जबरदस्त था कि रिफाइनरी से तेल का उत्पादन 50% रोकना पड़ा। अरामको सऊदी की सरकारी रिफाइनरी है, जिसका 1970 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2015 के बाद अरामको पर यमन से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी मिसाइल दागी जा रही है तो कभी ड्रोन अटैक हो रहा है। बीस जुलाई 2020 जिझान, सऊदी अरब। जुलाई की आधी रात सऊदी अरब के रिफाइनरी शहर जिझान पर 4 मिसाइलों और 6 विस्फोटक ड्रोन से हमला हुआ। हमले का निशाना अरामको ऑयल रिफाइनरी थी। जिझान से दक्षिण यमन के सना के आसपास यह हमला हुआ था। सवाल है कि तेल टैंकर्स और तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों पर हमले क्यों? इसकी वजह क्या है? इसे तेल के पूरे खेल के जरिए समझिए। जिसके पास खाड़ी देशों की तेल की शक्ति आ जाए, वो दुनिया की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति बन सकता है।
अमेरिका के पास सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति तो है, लेकिन खाड़ी देशों की तेल शक्ति नहीं है। खाड़ी देशों के मित्र देशों के जरिए अमेरिका तेल की शक्ति हासिल करने की ताक में है, जिसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा ईरान है। दुनिया के 55% तेल भंडार वाले खाड़ी देशों पर अमेरिका अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। इस कड़ी में सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इजराइल से अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते हैं। दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी पीठ पर चीन और रूस का हाथ है। खाड़ी की सारी लड़ाई तेल भंडार पर कब्जे के लिए है और ईरान के प्रभुत्व वाला गल्फ ऑफ ओमान इस लड़ाई का मैदान है। तेल में बहुत आग है। ये किसी देश को अर्श पर पहुंचा सकता है तो फर्श पर भी। ऐसा इसलिए होता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क दूसरे देशों के तेल भंडार पर गिद्ध दृष्टि जमाए रहते हैं। वो दुनिया का कोई भी कोना हो, ताकतवर देश जैसे चीन, अमेरिका और रूस पर्दे के पीछे से तेल का खेल करते हैं। ताज़ा मिसाल अफ्रीकी देश लीबिया की है। इस अफ्रीकी देश में आज की तारीख में तेल की आग भड़की हुई है और ये देश खाक होने पर आमादा है। देखिए हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में हॉट केक, लास्ट किंग ऑफ ऑयल। बेंगाजी, लीबिया। अमेरिकी काउंसिलर कंपाउंड में सैकड़ों हथियार बंद आधम के, किसी के हाथ में हाईटेक मशीन गन थी, किसी के कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, किसी के पास स्नाइपर गन, कोई हैंड ग्रेनेड उछाल रहा था। कंपाउंड में घुसते ही सभी हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की। अमेरिकी काउंसिलर कंपाउंड में उस वक्त कुल 36 लोग थे। सबकी जान बचना नामुमकिन लग रहा था। एक एक कमरे की तलाशी लेकर बंदूकधारी मौत बांट रहे थे। अमरीकियों के सिर में गोली मारी जा रही थी। 4 लोगों को गोलियों से भूनने के बाद भीड़ ने बाकी को बंधक बना दिया, जिन्हें बचाने अमेरिकी सील कमांडोज पहुंचे। बेंगाजी में उस रात बेहिसाब बारूद बरसा। सील कमांडो को ऑपरेशन खत्म करने में कई घंटे लगे। ऑपरेशन के बाद पता चला हमले में अमेरिकी एम्बेसडर क्रिस्टोफर स्टीवंस समेत 4 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। वो भी अमेरिका में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की बरसी पर। 11 सितंबर 2012 की रात उस हमले ने अमेरिका को दहला दिया। बेंगाजी अटैक का मास्टरमाइंड अहमद अबू खट्टाला था। अमेरिकी राजनयिकों पर अटैक मिलिशिया आतंकियों ने करवाया। अमेरिका ने खट्टाला के खात्मे के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। खट्टाला पकड़ा गया, लेकिन तब तक बेंगाजी अटैक अमेरिकी चुनाव का मुद्दा बन गया। बराक ओबामा बैकफुट पर चले गए, जिसके साथ तेल का एक बहुत बड़ा भंडार सुपर पावर के हाथ से निकल गया। अमेरिका के लीबिया से हटते ही तेल के खजाने को लूटने कई देशों की सेनाएं आधम की। लीबिया दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लीबिया का तेल भंडार 48.3 अरब बैरल है। इसी तेल को मुफ्त के दाम हासिल करने के लिए 8 बरस से कई देशों की सेनाएं भीषण युद्ध लड़ रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लीबिया में 2 पावर सेंटर।
एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री फयाज अल सराज। वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार, जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी है जो आधे देश पर काबिज है। इन दोनों के पास अलग अलग देशों का समर्थन है। वो देश हर तरह से लीबिया में अपने खेमे की मदद करने में लगे हैं। कौन किधर है ये भी देखिए। प्रधानमंत्री फयाज अल सराज के समर्थन में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। जबकि तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान, कतर के तमीम हमद अल थानी और इटली के जिउसेप्पे कोंटे जनरल हफ्तार के हक में हैं। लीबिया के ज्यादातर तेल भंडार पर तुर्की समर्थित संयुक्त सेनाओं का कब्जा है। तुर्की के दबदबे के चलते अब लीबिया को तुर्की का लीबिया तक कहा जाने लगा है। तुर्की से सार काटकर चीन भी तेल के मैदान में उतर चुका है। तेल के लिए कई देशों में डायरेक्ट युद्ध तो चल ही रहा है, चोरी छिपे भी तेल की तस्करी का खेल इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तेल की बुनियाद पर युद्ध नीति और कूटनीति का तकाजा ही तय नहीं होता है। तेल के जरिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर ही हासिल नहीं की जाती है। ऐसी भी मिसाल है कि तेल की कीमत पर आतंक की सल्तनत को खड़ा किया गया। आपने ISIS और बगदादी के बारे में सुना होगा। बगदादी ने पहले तेल की ही डकैती की और फिर इसके जरिए हासिल पैसों से आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन ये डकैती एक देश के विनाश का कारण बन गई। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए सीरिया, द बर्निंग ग्राउंड। मोसुल, इराक, जून 2014। अल नूरी मस्जिद में जैसे ही अबू बकर अल बगदादी ने खुद को नया खलीफा घोषित किया, 700 आतंकी कई ट्रकों में सवार होकर एक मिशन पर निकले। इन सब की मंजिल थी इराक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाईजी। बगदादी के आतंकियों ने बाईजी रिफाइनरी पर पहुंचकर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। रिफाइनरी की सुरक्षा में लगी इराक की सेना आतंकियों से लड़ने के बजाय भाग खड़ी हुई। बगदादी के आतंकियों ने रिफाइनरी पर कब्जा जमा लिया। ऐसे ही एक एक कर इराक की सभी ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करते चले गए बगदादी के आतंकी। तेल के कुओं पर कब्जा कर बगदादी दूसरे देशों को कच्चा तेल बेचने लगा। तेल की कमाई से आतंकी आका इतना दौलतमंद बन गया कि खुद की सेना खड़ी कर ली। उसका मजहबी चोला आतंकियों की भर्ती में सबसे मददगार बना। आतंकी सेना के दम से बगदादी ने इराक के बाद सीरिया के तेल कुओं पर कब्जा जमाया। साल 2014 के दिसंबर महीने में इस्लामिक स्टेट ने एस जोर में सीरिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड अल ओमार पर काला झंडा फहरा दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में बगदादी तेल बेचकर $40 मिलियन की कमाई हर महीने करने लगा था। इराक, सीरिया के तेल भंडार पर आतंकी आका के कब्जे के बाद महाशक्तियों ने खाड़ी युद्ध में दखल दिया। सीरिया का गृह युद्ध कई मोर्चे पर लड़ा जाने लगा। सीरिया के गृह युद्ध में एक तरफ नाटो सेना थी, दूसरी तरफ ISIS आतंकी। तीसरे मोर्चे पर सीरिया के विद्रोही
जिनके मुकाबले में बशर अल असद की सेना थी। अमेरिका बशर अल असद के खिलाफ था, रूस बशर के समर्थन में था। युद्ध में नाटो सेना ने ISIS को उखाड़ फेंका। सीरिया में विद्रोही सेना पर बशर ने जीत हासिल की। रूस की मदद से बशर अल असद ने अपने तेल कुएं दोबारा हासिल कर लिए, लेकिन तेल पर छिड़ा युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। सीरिया के तेल और गैस के खजाने पर एक देश ने नजर गड़ा दी थी। 9 अक्टूबर 2019, रास अल अयन, सीरिया। तुर्की ने सीरिया के रास अल अयन शहर पर हवाई हमला कर कोहराम मचा दिया। तुर्की के हमले में 150 लोगों की मौत एक झटके में हो गई, जिसमें 50 नागरिक और 100 कुर्द लड़ाके थे। तुर्की का हमला इतना घातक था कि पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया। लाखों लोग दरबदर हो गए। दुकान मकान छोड़कर जान बचाने के लिए ज्यादातर लोग पलायन कर गए। सीरिया पर हमले के बाद तुर्की के रक्षा मंत्री और एक वॉर मिनिस्टर ग्रुप ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने रास अल अयन पर कब्जा जमा लिया। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तुर्की के इस कदम पर सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने ऐतराज जताया। रूस ने तो तुर्की की सेना के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। तुर्की सेना ने सीरिया में सरहद पर रूस का एक फाइटर जेट मार गिराया। जवाब में रूस ने तुर्की के साथ वीजा मुक्त संबंधों को खत्म कर दिया। सीरिया के तेल कुएं की आग बुझने का नाम नहीं ले रहे। जंग आज की तारीख में भी जारी है। आसमान से बमों की बारिश जारी है। फाइटर जेट, बारूदी मिसाइलें, क्या कुछ नहीं हो रहा सीरिया। सारा फसाद सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए है। आज से करीब 5 दशक पहले एक देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए तरकीब निकाली गई। इसके तहत एक देश दूसरे देश के ऑयल टैंकर्स पर अटैक करता था। यह सिलसिला तब से लेकर आज तक जारी है। गहरे समंदर में जब भी किसी देश के ऑयल टैंकर्स पर हमला होता है तो दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ता है और इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए युद्ध इनटू द सी। साल 1980। दजला फरात के पानी में उबाल पैदा हो गया। अरब का रेगिस्तान सुलगने लगा। फारस की खाड़ी में अंगारे बरसने लगे। बगदाद और तेहरान में जबरदस्त घमासान छिड़ गया। ये 1980 का दशक था। पहली बार तेल पर प्रभुत्व की लड़ाई इराक और ईरान के बीच छिड़ी। हरमुज स्ट्रेट में इराक ने ईरान के तेल टैंकर को निशाना बनाया। वो 1981 का साल था। 3 साल बाद 1984, इराक के तेल टैंकर पर हमला। ईरान ने पलटवार किया और इराक के तेल टैंकर को निशाना बनाया। इस तरह गल्फ में तेल टैंकर पर निशाना साधने का सिलसिला शुरू हो गया। उस दौर में इराक ने जेट विमान से मिसाइलों के जरिए ईरानी तेल टैंकर्स को खाक किया। दूसरी तरफ ईरान ने हमले के लिए अलग पैंतरा अपनाया। ईरान ने समंदर में बारूदी माइंस बिछाई, स्पीड बोट के जरिए तेल टैंकर्स को टारगेट किया और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स दागी। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक
1981 से लेकर 1987 के बीच 340 तेल टैंकर्स पर हमला हुआ, जिसमें 30 मिलियन टन खनिज तेल समंदर के पानी में बह गया। इसके कारण 400 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौर में 1987 में आखिरी दखल के बाद इराक और ईरान का विवाद थम गया, लेकिन ये लड़ाई 1988 में और गंभीर हो गई जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाज सैमुअल बी रॉबर्ट पर हमला बोला। इसी बीच 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध का आगाज हो गया। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर बमबारी शुरू कर दी, कुवैत पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में भी तेल था। दरअसल खाड़ी युद्ध से पहले इराक की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी थी। उस पर कुवैत और सऊदी अरब का कर्ज था। कुवैत ने इराक का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया। इस बीच कुवैत ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गई। इससे इराक की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई। इराक ने कुवैत के कदम को आर्थिक युद्ध करार दिया। फिर 2 अगस्त 1990 को फौजी चढ़ाई कर दी। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र मित्र देशों के साथ अमेरिका खाड़ी युद्ध में कूद पड़ा। इसे मदर ऑफ ऑल वार कहा गया। यह युद्ध अमेरिका के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि कुवैत पर कब्जे के बाद इराक सऊदी अरब के तेल कुओं तक पहुंच चुका था। पहले खाड़ी युद्ध को खत्म होने में करीब 40 दिन लगे। दुनिया के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं अगर कुवैत सऊदी में तेल भंडार ना होता तो अमेरिका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नहीं चलाता और ना इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अधीन मित्र देशों का सैन्य एक्शन होता। खाड़ी युद्ध ने यह भी तय कर दिया कि गल्फ में अमेरिकी फौज की उपस्थिति भी जरूरी है। मौजूदा समय में तेल के कुओं और तेल टैंकर्स पर अटैक का भूगोल समझना भी जरूरी है। इसमें सबसे अहम है होर्मुज स्ट्रेट, जो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसके उत्तर की तरफ ईरान है तो दक्षिण की तरफ सऊदी अरब। यह बहुत संकरा और दोनों देशों के बीच इसकी चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर की है। यह दुनिया के सबसे अधिक तेल भंडार वाले देशों तक आने जाने का रास्ता है। इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई के तेल टैंकर्स होर्मुज स्ट्रेट से होकर आते जाते हैं। इसलिए कोई भी देश अगर होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध कर दे तो वो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को ठप कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रूस के बीच तेल का खेल जारी रहा। कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका और रूस के बीच बैटल फॉर ऑयल चलता रहा, लेकिन पिछले 1 दशक के दौरान तेल के खेल में सबसे शातिर खिलाड़ी बनकर उभरा है चीन, जिसके चेहरा है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग अकेले ही पूरे गल्फ कंट्रीज का तेल डकार लेना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने उन तमाम देशों से दोस्ती कर ली है जो अमेरिका के दुश्मन हैं और तेल के बड़े उत्पादक हैं। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कैसे डेंजरस ड्रैगन इंटरनेशनल ऑयल माफिया बनकर पूरा तेल सोखने की फिराक में है। मास्टरमाइंड द ऑयल माफिया। चौबीस मई 2020 की रात ईरान का ऑयल टैंकर फॉर्च्यून गैसोलीन लेकर वेनेजुएला पहुंचा तो वहां जश्न मनाया गया। अमेरिका में इस खबर से खलबली मच गई। ईरान के टैंकर का वेनेजुएला पहुंचना अमेरिका को सीधी चुनौती थी। दोनों देशों का समुद्री रास्ता कैरिबियन सी है। यहां अमेरिकी नौसेना जबरदस्त गश्त करती रहती है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके ईरानी ऑयल टैंकर वहां से गुजरे। खुलासा इतना भर नहीं, ट्रंप की टेंशन तब बढ़ी जब पूरा भांडाफोड़ हुआ कि ईरान के एक नहीं बल्कि कुल 5 ऑयल टैंकर इसी तरह वेनेजुएला पहुंचे।
जिनके नाम फॉर्च्यून, फॉरेस्ट, पेटूनिया, फैक्सॉन और क्लेवल था। इन टैंकरों में 1.5 मिलियन बैरल ईंधन भरा था। सुएज नहर के रास्ते 27 मई को 5 टैंकर वेनेजुएला पहुंचे। कहने को तो खेल में 2 ही खिलाड़ी थे, लेकिन इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और था। चाइनीज तानाशाह की शह पर सारा खेल हो रहा था। ईरान को 400 अरब डॉलर का गिफ्ट देकर जिनपिंग ने अपना बना लिया। 4 साल पहले जिनपिंग तेहरान गए थे। तेहरान में उन्होंने ईरान से सीक्रेट डील की थी। इस डील पर मुहर लगने के बाद से ईरान में नई जान आ गई है। चीन और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर की डील हुई। दोनों देश इस डील को 25 साल तक निभाने को तैयार हैं। डील में चीन ईरान से तेल खरीदेगा, बदले में जिनपिंग रूहानी के एटमी प्रोग्राम में मदद करेंगे। एटम बम के साथ ड्रैगन ईरान को हर तरह के नरसंहार के हथियार बनाने का रॉ मटेरियल भी बेचेगा। रूहानी तेल के बदले एटम बम हासिल करना चाहते हैं। जिनपिंग ने हसन रूहानी को एटम बम के साथ कई और हसीन सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। चीन ईरान में बैंकिंग, आधारभूत ढांचा, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट में बड़ा निवेश करेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके ईरान के लिए इतना बड़ा ऑफर मुंहमांगी मुराद से कम नहीं। क्रूड ऑयल उत्पादकों में ईरान ने हाल ही में लंबी छलांग लगाई थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 53 बिलियन बैरल तेल भंडार मिलने का ऐलान किया था। ईरान को नया तेल भंडार खुजिस्तान में मिला, जिसके बाद से जिनपिंग ने ईरान पर डोरे डालना शुरू किया। तेल की कमाई से ईरान सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा करने लगा, तो जिनपिंग ने मुंहमांगा ऑफर दे दिया। ड्रैगन एक डील से डबल मुनाफे में है। ईरान के साथ वेनेजुएला से उसे फ्री फंड में तेल मिलेगा। साथ ही चीन को अमेरिका से तनाव के बीच 2 ताकतवर देशों का साथ मिला। यही एक वजह है जो तेल खपत के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर भी होकर ड्रैगन खाड़ी युद्ध में सीधे दखल नहीं देता। चाइनीज मार्शल इंटरनेशनल ऑयल माफिया जैसे एक-एक कर तेल हथियाने में लगे हैं, जिन पर एक गैंग का कब्जा है। तेल के जरिए आतंक का साम्राज्य ही नहीं खड़ा किया गया, तेल के जरिए अमेरिका और मित्र देशों को सबक सिखाने के लिए एक सनसनीखेज कांड भी हुआ। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक ऐसा वक्त आया जब तेल निर्यातकों के संगठन ओपेक के कुछ देशों ने एक किडनैपिंग की स्क्रिप्ट लिखी। ये किडनैपिंग यूरोप के देश से शुरू होकर इराक के बगदाद में किडनैप्ड मिनिस्टर्स की हत्या पर खत्म होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या है ये कहानी और क्यों की गई ये साजिश, आइए आपको दिखाते हैं हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में, कुबेर का कुआं, सिटी ऑफ गोल्डन ड्रॉप्स। इक्कीस दिसंबर 1975, वियना, ऑस्ट्रिया। La acción. Planeta, todos los revolucionarios juntos luchando al mismo tiempo. ¿Tú me dices arrogante? Pues sí, no jodas, soy un arrogante. एकदम फिल्मी स्टाइल में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान के मंत्री अमुजेकर और सऊदी अरब के तेल मंत्री जाकी यमानी समेत ओपेक देशों के तेल मंत्रियों और प्रतिनिधियों का अपहरण हो गया। इस अपहरण कांड को एक वेनेजुएलाई अपराधी कार्लोस द जैकल ने अंजाम दिया। इस वारदात के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कार्लोस का इरादा सभी अगवा मंत्रियों और प्रतिनिधियों को इराक की राजधानी बगदाद ले जाकर मौत के घाट उतारना था। कार्लोस के टारगेट पर ईरानी मंत्री अमुजेगर और सऊदी अरब के मंत्री जाकी थे, लेकिन 2 दिनों के भीतर इस अपहरण कांड का अंत हो गया। कार्लोस पकड़ा गया और उसने जो खुलासा किया वो बेहद सनसनीखेज था। अपहरण कांड के पीछे सऊदी प्रेसिडेंट और लीबिया का कर्नल गद्दाफी था।
अपहरण कांड की पूरी स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी थी। चौंकाने वाली बात यह थी, उस समय तक सऊदी अरब, लीबिया और ईरान तीनों तेल उत्पादकों के संगठन ओपेक के सदस्य थे। 14 सितंबर 1960 इराक, बगदाद, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे उत्पादकों ने एक संगठन बनाया। आगे चलकर यही तेल निर्यातकों के संगठन ओपेक में तब्दील हो गया। आज की तारीख में ओपेक में 13 सदस्य हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला शामिल हैं। इसके साथ साथ इसके पूर्व सदस्य थे इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद पूरी दुनिया में तेल के खेल का रिवाज ही बदल गया। खास बात यह है कि ओपेक के 13 देशों के पास 79.4% तेल भंडार है, जबकि सुपर पावर अमेरिका, रूस, चीन समेत बाकी देशों के पास सिर्फ 20.6% तेल भंडार है। खास बात यह है कि तेल और गैस उत्पादक अधिकतर देश मध्य पूर्व एशिया में हैं, जो आज की तारीख में दुनिया के प्रभुत्व का अड्डा बना हुआ है। अमेरिका के मित्र देशों सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत के पास दुनिया का 46% तेल भंडार है। वहीं चीन और रूस के मित्र देशों वेनेजुएला, ईरान, इराक और दूसरे देशों के पास भी करीब 46% तेल भंडार है। इस तरह तेल को लेकर दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। खाड़ी देशों में अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ईरान के रूहानी की पीठ पर जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। चीन की नजर ईरान के तेल भंडार पर है, इसलिए चीन बड़े पैमाने पर ईरान में निवेश कर रहा है। दूसरी तरफ इराक और सीरिया से अमेरिकी सेना के हटने के बाद रूस ने बेहद चालाकी के साथ अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। इधर तेल का सबसे बड़ा उत्पादक भी अमेरिका, रूस और चीन के बीच युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। दुनिया के कई बड़े देशों ने वेनेजुएला को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। एक तरफ मादुरो पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मादुरो की सरकार नाजायज है। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गोइडो को ऑफिशियली वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मानते हैं। अमेरिका मादुरो को पूर्व राष्ट्रपति बता रहा है और वेनेजुएला की सेना से भी गोइडो का समर्थन करने के लिए कह रहा है, जो अभी तक मादुरो के पाले में खड़ी दिख रही है। अमेरिका के गोइडो को राष्ट्रपति मानने के बाद कई और देशों ने भी उन्हें मान्यता दे दी। साउथ अमेरिका के 7 देशों ब्राजील, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और पराग्वे ने गोइडो को अंतिम राष्ट्रपति मान लिया है। कनाडा भी गोइडो का सपोर्ट कर रहा है और यूरोपियन यूनियन वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते जा रहे मादुरो के पास अभी रूस, चीन, तुर्की, ईरान, मैक्सिको, बोल्विया और क्यूबा का सपोर्ट है। वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। इसकी वजह भी थी वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, सोने और हीरे की खदानें हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है। सरकार की 95% इनकम तेल से ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका फर्स्ट का नारा खूब गूंजता है। इस नारे का बहुत विरोध भी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने फायदे के लिए दुनिया के कई देशों का तेल निकालने का काम किया है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन वो अपने तेल का इस्तेमाल ना के बराबर करता है। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए दुनिया के कई देशों को कब्रिस्तान बना दिया। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गीली मौत, व्हेन ऑयल टर्न्स रेड। जून 1967 एक देश बनाम 8 देशों की जंग थी। एक तरफ इजराइल था, दूसरी तरफ 8 अरब देश।
इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश युद्ध लड़ रहे थे। 8 दुश्मनों से अकेले लड़ रहे इजराइल ने हवाई हमले से युद्ध का आगाज किया। मिस्र के कायरो एयरबेस पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बमबारी कर दहला दिया। कुछ ही मिनटों में मिस्र का एयरबेस मटिया मेट हो गया। 6 दिन तक भीषण युद्ध चला और 11 जून को इस जंग में इजराइल ने विजय पताका लहरा दी। 6 दिन तक चली लड़ाई में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को 20,000 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी जान चली गई। युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। हारे अरब देशों ने इजराइल से समझौता किया। इजराइल को वो ऐतिहासिक जीत दिलाने वाला अमेरिका था। अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अरब देशों ने संगठन बनाकर दुनिया भर में तेल संकट खड़ा कर दिया। ये कहानी अमेरिका कभी नहीं भूलता। एक बार तेल की कीमतों में लगी आग का झुलसा सुपर पावर तब से तेल के मामले में हमेशा अलर्ट रहने लगा। अमेरिका ने अपने तेल भंडार में इजाफे की बेहतरीन पॉलिसी बनाई। अमेरिका ने साल 1975 में भूमिगत तेल भंडार बनाने की शुरुआत की। लुसियाना और टेक्सास में जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार किया। फिलहाल इन तेल भंडारों में 8.7 करोड़ टन तेल स्टोर है। इस तेल को अमेरिका सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करता है। मौजूदा वक्त में अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादक भी है। सुपर पावर रोजाना 17.94 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यह दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन का 18% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का जिगरी दोस्त सऊदी अरब है, जो 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोज निकालता है। देशों के लिहाज से औसतन 12% है। क्रूड ऑयल के मामले में तीसरे नंबर पर रूस है। रूस 11% तेल यानी 11.40 मिलियन बैरल तेल रोज उत्पादन करता है। चौथे पायदान पर कनाडा है, जो 5.38 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोज उत्पादन करता है, जो दुनिया का औसत 5% है। तेल के उत्पादन के साथ ही अमेरिका इसकी खपत के मामले में भी अव्वल है। यही अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। अमेरिका को अपने तेल उत्पादन में खर्च भी ज्यादा करना पड़ता है, जिसके बदले वो दूसरे देशों से तेल खरीदकर पेट्रोल डीजल बनाता है। आज भले ही तेल सोने के समान है, लेकिन ऑयल का फ्यूचर डार्क है। दुनिया ये जानती है और ऑयल के विकल्पों को तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सऊदी अरब जैसे देश अपनी निर्भरता तेल पर कम कर रहे हैं और खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तेल का मोल नहीं रहेगा तो दुनिया उनकी कद्र नहीं करेगी। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए विकल्प, टेल ऑफ लास्ट ड्रॉप। नाइजीरिया और ईरान में तेल की डकैती होती है। ऐसी डकैती जिसे देख कोई भी दंग रह जाए। नाइजीरिया में तेल के लुटेरों की रिफाइनरी तक है। It's coming out in droplets. जबकि ईरान से खनिज तेल पाकिस्तानी तस्कर चुराते हैं। ईरान का सिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान बॉर्डर पर तेल के लिए गोलियां चलना आम बात है। दुनिया में तेल तस्करी का सिलसिला तेल की धार की तरह चलता है। मुनाफा इतना है कि जान दांव पर लगाते हैं स्मगलर, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। खनिज तेल का भंडार सीमित है, खपत बेहिसाब है। एक ना एक दिन तेल के कुएं सूखने तय हैं।
सऊदी अरब के तेल भंडार दुनिया के लिए रहस्य माने जाते हैं। बावजूद इसके प्रिंस सलमान ने तेल पर निर्भरता खत्म करने का विजन बना रखा है, क्योंकि प्रिंस सलमान को बखूबी पता है आज भले ही दुनिया के ताकतवर मुल्क तेल के लिए विश्व युद्ध तक करने पर आमादा हों, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत जल्द तेल की दुनिया बदलने वाली है। और इसका ट्रेलर कोरोना काल में तेल उत्पादक देशों को देखने को मिल चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार सऊदी की अरामको लॉकडाउन में कंगाल हो गई। गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद रहने से अरामको का धंधा गर्त में पहुंच गया। तेल की खपत बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई। कमाई आधी से भी कम हो गई, जिसने प्रिंस की पेशानी पर बल ला दिया। फिलहाल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर ही टिकी है, लेकिन प्रिंस सलमान ने 2030 के लिए जो विजन तैयार किया है वो बिल्कुल अलग है। सऊदी किंगडम रेगिस्तान में नए शहर बसाने की प्लानिंग कर चुका है। प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगाने पर फोकस है। अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टूरिज्म की तरफ ले जाने का प्लान है। रेड सी तट पर 50 आइलैंड और 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने का भी प्लान बनाया गया है। प्रिंस सलमान का मकसद है कि दुनिया भर के रईस टूरिस्टों को अपने यहाँ आकर्षित किया जाए। तभी तो उन्होंने कट्टर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब के कड़े कानूनों में ढील देने की शुरुआत भी कर दी है। खाड़ी के जिन देशों के शेख आज तक तेल से कमाई अकूत दौलत पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते आए, सबका हाल एक जैसा है। कोरोना काल ने सबकी आंखें खोल दी हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि एक न एक दिन तेल का दाम पानी से भी कम हो जाएगा। तेल बेचकर चांदी काटने वाले देशों में टेंशन इसलिए भी है क्योंकि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, जो इशारा है कि तेल आज भले ही बेशकीमती है, युद्ध की वजह है, लेकिन ऑयल का फ्यूचर डार्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।